डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 312 यानी भौतिक शास्त्र फिजिक्स का फुल सॉल्यूशन अगस्त 2021 एग्ज़ाम का। आपके सभी विषय के सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं और मैक्सिमम विषय के अपलोड कर दिए गए हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से आप उनको देख सकते हैं। अगर स्टार्टिंग के आप 5 क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन पेपर के कर देते हैं तो समझिए आप आसानी से पास हो गए और आपकी परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो जानी है। तो हमेशा स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को बढ़िया से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, गैस के अणुओं की गति होती है तो उसकी गति होती है त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल। उसके बाद में आते हैं, मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक में लीटर को नहीं माना जाता है, ठीक है। उसके बाद में पृष्ठ तनाव गुण होता है तो ये केवल आपका लिक्विड्स में होता है यानी कि द्रव्यों में होता है। इसके बाद में आते हैं डी ऑप्शन में, तो डी पूछा गया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ में जो संबंध होता है वो बताना है। तो एफ बराबर होता है R/2, या फिर हम लिख सकते हैं 2F बराबर R। तो 2F बराबर अगर R है तो वो ऑप्शन सही है, या F बराबर R/2 है तो भी वो ऑप्शन सही है। इसके बाद में एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध या तो पदार्थ पे निर्भर करती है या टेम्परेचर पे। तो यहाँ टेम्परेचर वाला ऑप्शन नहीं है तो हम पदार्थ, डी ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे। इसी तरह से ये पहले जो आपके इंग्लिश मीडियम के आंसर है वो सेम टू सेम यहीं पर है, ये 3 डायमेंशनल, यहाँ पे लीटर आ जाएगा। ओनली वन लिक्विड्स आ जाएगा, ओनली इन लिक्विड्स, यहाँ पे F=R/2 आ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपका आंसर आ जाएगा इन इट्स मटेरियल पे, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे या मटेरियल पे, तो टेम्परेचर यहाँ पे है नहीं। आगे बढ़ते हैं, रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी है तो सबसे पहला है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है या इनफाइनाइट बोल सकते हैं। उसके बाद में एक स्वस्थ नेत्र की स्पष्ट दृष्टि जो है न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से पास के ऑब्जेक्ट अगर आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर यानी कि आपका लगभग एक स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उस स्केल को से कम दूरी पर आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, बर्नौली का जो प्रमेय है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण या कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसके बाद में समतापी प्रक्रम में बॉयल्स लॉ का जो है पालन होता है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और जेनर डायोड का उपयोग जो है वो होता है आपका वोल्टेज रेगुलेटर यानी वोल्टेज नियामक के रूप में, ठीक है। ये ऑप्शंस हो गए करेक्ट। तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, यहाँ 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बॉयल्स लॉ और वोल्टेज रेगुलेटर जो है आपको ये फिलअप्स में भरने थे, तो आपके सारे आंसर्स सही हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको बनानी है सही जोड़ियाँ, तो सही जोड़ियों को हमने बना दिया है, आप देख सकते हैं। पहला जो आवर्ती होती है, आवर्ती मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी, इसका जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं हर्ट्स, ठीक है। HZ अगर हम कैपिटल में लिखें तो HZ ऐसे लिखा रहता है। और बी ऑप्शन है, चालक की धारिता जो है वो कैसा होगा, तो चालक की धारिता जो होती है हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं Q/V, ठीक है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। उसके बाद में स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस जो है उसका जो वो होता है इकाई, वो होता है हेनरी, ठीक है। हेनरी ने दिया था इसीलिए उसके नाम से ही पड़ गया। उसके बाद अभिकेंद्री बल जो होता है mv²r होता है, यानी कि ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है। और नोर गेट जो है उसका बुलियन एक्सप्रेशन का फॉर्मूला जो होता है y=a+b होता है, ठीक है। तो ये सारे मैच कर दिए कलरफुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कलर से जिसको मैच किया गया है वही उसका आंसर है। आप आराम से इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के लिए दोनों के लिए मैच किया गया, जो आपको समझ में आता है वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी को मैच किया गया है और मैंने अभी भी आपको बता भी दिया। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आता है, यदि शुद्ध अर्धचालक के त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए, यानी कि कोई शुद्ध अर्धचालक है उसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाए तो किस प्रकार का अर्धचालक जो है बनेगा, तो पी प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर कुंडली टाइप में फेरे जो बना देते हैं कॉपर वायर के, यूज़ होता है नर्म लोहा या सॉफ्ट आयरन बोलते हैं इसको। सी पार्ट पूछा गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट जी का जो है वो सूत्र आपको विमीय सूत्र यानी 3 डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो M-1 और T-2 होता है, ठीक है। ये आपको मास और आपका जो है इसमें टाइम और जो है लीटर सब कुछ इसमें दिया होता है, ठीक है। तो ये आपका 3 डायमेंशनल फार्मूला है, इंग्लिश मीडियम भी यही फार्मूला लिखेंगे। निर्वात में ऊष्मा का संचरण जो है विकिरण विधि यानी रेडिएशन से होता है, और सेकंड लोलक का आवर्तकाल जो है 2 सेकंड होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। पी टाइप सेमीकंडक्टर पहले का आंसर हो जाएगा, दूसरे का सॉफ्ट आयरन, तीसरे में आपको ये फॉर्मूला लिख देना है M-1 L3 और T-2। उसके बाद में चौथे में वैक्यूम में जो ट्रांसफ़र होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है, और पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम है 2 सेकंड होता है, ठीक है।
इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पूछा गया विशिष्ट ऊष्मा को परिभाषित करते हुए इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए या उपयोग होने वाली ऊष्मा की मात्रा को हम उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो है वो किलो कैलोरी पर किलोग्राम सेंटीग्रेड हो सकता है, या जूल में अगर कन्वर्ट करें तो जूल पर केजी केल्विन भी हो सकता है। तो दोनों में से जो मात्रक आप चाहें वो लिख सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की शर्तें लिखनी है, या खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है ये बताना है। तो खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है इसका आंसर दिया हमने। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य जो है वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, अतः लाल रंग की प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो फलस्वरूप वायुमंडल में धुंध हो या कोहरा हो तब भी आपको लाल रंग जो है वो बहुत दूर से दिखाई देता है, इसीलिए इसके जो सिग्नल खतरों के होते हैं वो लाल बनाए जाते हैं या लाल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर के कोई 2 उपयोग आपको लिखने हैं। अथवा में है परमाणु का स्पेक्ट्रम जो रेखीय होता है वो क्यों होता है ये आपको बताना है। तो मैंने बताया परमाणु में इलेक्ट्रॉन की निश्चित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, अर्थात परमाणु के ऊर्जा स्तर विविक्त होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा अवस्था से दूसरी ऊर्जा अवस्था में संक्रमण होने पर एक निश्चित ऊर्जा अंतर के संगत ही विकिरण उत्सर्जित या अवशोषित होता है, जिससे उसका स्पेक्ट्रम रेखीय होता है। ठीक है, अब आके आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट के ताप जो है समान होते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसके आंसर्स के हिसाब से, और इसका जो और ऑप्शन है समतापी प्रक्रम और रुद्धोषण प्रक्रम में कोई 3 अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर जो हमने दिया है 40 डिग्री वाला, क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का तापमान के लिए ये हमारा जो फॉर्मूला स्टैंडर्ड होता है, जहाँ पर C सेल्सियस में तापमान है और F फ़ारेनहाइट में। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि फ़ारेनहाइट और आपका सेंटीग्रेड कहाँ पे समान होता है, तो मान लिया कि वो कहीं x पे समान होगा, यानी कि C और F बराबर x हो जाएगा। तो अब हम इसको फॉर्मूले को यहाँ पे इस ऊपर वाले फॉर्मूले में सब जगह C की जगह और F की जगह x रख देंगे, बस उसके बाद में x की वैल्यू आ जाएगी, वही मान हमारे लिए मान्य होगा। तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा -40। तो -40 वो टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के ताप समान होते हैं। उसके बाद आते हैं हम 9वें क्वेश्चन पे। तो विस्पंदन किसे कहते हैं। विस्पंदन बनने के लिए कोई 2 आवश्यक शर्तें आपको लिखनी है, और ऑप्शन में सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का विस्थापन समीकरण उत्पन्न करना है, यानी कि बनाना है या वो करना है, आपको ड्राइव करना है। तो ये रहा उसका उत्तर। मान लीजिए कि XXYY डैश एक वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या A है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है, इसको पहले पढ़ना है, आपको समझना है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिखी गई है। ठीक है, ये डायग्राम आपके साथ रहेगा, इस डायग्राम के हिसाब से हमें करना है। तो यहाँ पर आपका ये जो है इसके हिसाब से ये इक्वेशंस बनेंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। t सेकेंड के लंब पाद का विस्थापन जो ON है, इस डायग्राम के हिसाब से ही बात की जा रही है। तो इस डायग्राम का फ़ोटो भी ले सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। इसके बाद में आते हैं नीचे की तरफ, इसको पूरा डेरिवेशन देखना पड़ेगा हमें। तो ये डायग्राम के हिसाब से इसका पूरा डेरिवेशन जो है ऐसा आपको करना था। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी y = a sin ω t आ जाएगी। यही विस्थापन का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, ये आपका आंसर जो है यहाँ पर ये ही निकलता है। इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र बना करके अववर्धन क्षमता के लिए जो है आपको सूत्र स्थापित करना है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बने। अथवा में है उचित किरण आरेख बनाकर प्रिज्म द्वारा एक वर्गीय प्रकाश किरण का आवर्तन। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, प्रिज्म वाला भी कर सकते हैं, और आप सरल सूक्ष्मदर्शी का। तो हमने सरल सूक्ष्मदर्शी को लिया है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो है इसका डायग्राम बना सकते हैं आप। इसका दूसरा डायग्राम जो रे डायग्राम है उसको ही बनाना पड़ेगा, जिसमें हम जिसके हिसाब से उसकी जो है आवर्धन क्षमता निकालेंगे। तो यहाँ पर ये पहले लिख लेंगे हम, जो जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं इनको पढ़ लीजिए पॉज करके। उसके बाद में इसका ये सेकंड पार्ट वाला जो डायग्राम है इसको हम बना लेंगे। ठीक है, इसी के थ्रू हम इस डायग्राम के थ्रू ही पूरी डेरिवेशन को करेंगे। तो यहाँ पे वैसे 3 नंबर का क्वेश्चन के लिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया। एक्चुअल में ये 5 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन लेंदी पेपर बनाने के चक्कर में इस क्वेश्चन को 3 नंबर में डाल दिया गया। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 3 नंबर के लायक नहीं है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये हम मान लिया कि 23.1 जो है फिगर है। तो अब यहाँ पे हमने इसके बारे में थ्योरी लिख दी है। 20
3 पॉइंट ए और बी के दो फिगर देखे आपने, उसके हिसाब से यहाँ पर ये इक्वेशन बना दी गई। m बराबर tan बीटा अपन tan अल्फ़ा ले लिया गया, इसको इक्वेशन नंबर 23.1 दे दिया। अब इसी को हम लेते हुए चलेंगे और इसकी डराइव इक्वेशन जो है फाइनली निकाल देंगे, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन जो बनेगी इनको सॉल्व करने के बाद 23.2 बनेगी। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 24 और 25 में जो है आपका आंसर छुपा होगा। तो ये आपका 23.3 का इक्वेशन है। इनके बाद में हमारे पास में जो इक्वेशन निकालनी है इजी है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है, ये लेंदी टाइप है, थोड़ा सा लंबा चलता है अगर स्टेप बाय स्टेप है। अदरवाइज विदाउट स्टेप तो आप इसको लिखेंगे तो नंबर ही नहीं मिलेंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं 23.4 जो इक्वेशन है और 23 पॉइंट जो आपने जो ये दो इक्वेशन देखी, ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन, इन इक्वेशन के थ्रू इनको कंपेयर करके या इनको जो हम मिलाने से प्राप्त कर लेंगे डिज़ायर्ड इक्वेशन जिसको हमें चाहिए। तो हमारे पास जब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m बराबर 1+d/f, जो कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पे। सदिश राशि और अदिश राशि किसे कहते हैं, प्रत्येक के दो उदाहरण आपको देने हैं। और ऑप्शन में है घर्षण बल किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में घर्षण के 3 लाभ व हानियाँ लिखनी है। तो ये तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, घर्षण बल क्या होता है, और उसके बाद में आप इसके दैनिक जीवन में उपयोग भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। सदिश राशि और अदिश राशि के बारे में भी आप आसानी से बता सकते हैं। तो मैंने सदिश राशि वाला किया है। यहाँ पे सदिश राशि ये वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपका क्या होता है, मात्रक के जो उसमें परिणाम के साथ साथ में क्या क्या है आपका, जो कि दिशा भी दिया हो, ठीक है। राशि की जो दिशा दी गई तभी जाके वो जो सदिश राशि कहलाएगी। जिसके उदाहरण हमें देने थे तो उदाहरण में बल, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि आते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आते हैं हम अदिश राशियों पे, जिसमें आपका एक क्वांटिटी जो है नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है आपका दिशा जो है वो ज़रूरी नहीं है इस पूरी अदिश राशियों को डिफ़ाइन करने में, ठीक है। तो दिशा की ज़रूरत नहीं होती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं कार्य हमने किया, किस दिशा में किया उसका कोई वैल्यू नहीं है। समय तो समय है, वो किस दिशा में चलता है इसका भी कोई वो नहीं है कि मैं इतने टाइम पे वहाँ गया। अब वहाँ गया कि मैं लेफ़्ट में गया, राइट में गया, ऊपर गया, नीचे गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी वहाँ तक पहुँच सकते हो आप। 12वां क्वेश्चन, निम्न पदों की व्याख्या करनी है, जिसमें आपका प्रतिबल, विकृति, प्रत्यास्था की सीमा और हुक का नियम, ये चार हैं, जिसमें स्ट्रेस, स्ट्रेन, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ है। और ऑप्शन में है आपके पास साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव जो है 1.9 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। तो 2 सेमी व्यास के बुलबुले के दोनों ओर विभवांतर कितना होगा, ये आपको दाबांतर कितना होगा ये आपको बताना है। तो मैंने इसका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर दिया, जिसमें ये चार आपको व्याख्या करनी थी, प्रतिबल, विकृति और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल के बारे में यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे सिग्मा बराबर F/A, फोर्स अपॉन एरिया जो होता है। फोर्स एग्जर्टेड फोर्स एग्जर्टेड ऑन एरिया इज़ नॉन एज आपका जो है स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। ये आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विकृति की परिभाषा यानी स्ट्रेन की परिभाषा हम लिख सकते हैं। इसमें ऐसा बोला नहीं है कि फॉर्मूला लिखो, ये लिखो, तो आप अपनी मर्ज़ी से केवल परिभाषा पूछा है, वर्णन करना है तो आप वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद में विकृति के प्रकार भी हम बता सकते हैं चाहे तो। इसमें अनुदैर्ध्य विकृति हो, आयतन और अपरूपण विकृति होती है। उसके बाद में प्रत्यास्था की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो उसके बारे में हम बता सकते हैं। इस तरह से आप आराम से वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा मैटर देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने की जो कोशिश कर सकते हैं आप, अगर ज़रूरत है तो आपको। हुक का नियम है, उसके बारे में हमें बताना होता है हुक का नियम क्या है। और ये बार बार आपके, अगर आप साइंस लेकर के आगे की स्टडी करते हैं तो हुक का नियम फिर से आप पढ़ेंगे। हुक जॉइंट्स जो हैं ये बहुत काम आता है। जो ट्रकों में आप देखते हैं, गाड़ियों के नीचे की तरफ एक लंबा सा रोड है जो चलता है, घूमता है, तभी आपके व्हील घूमते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कभी भी किसी भी ऑटो से लेकर के बस, ट्रक तक के सभी जो 4 व्हीलर्स हैं जो ऑन रोड ट्रांजिट करते हैं, उनके नीचे एक शाफ्ट होती है जिसको, जो कि हुक्स जॉइंट से कपलिंग में लगा होता है। तो चलिए, ये तो मैं ऐसे ही बता दिया आपको। तो इस तरह से आप इसका हुक का नियम लिख सकते हैं। और उसके आगे का जो है प्रतिबल जो होता है ई इंटू विकृति होता है, और ई जो होता है ये आपका समय, ये आपका इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट की यूज़ करते हैं जिसको नियतांक बोलते हैं, तो उसके लिए ई यूज़ किया गया है, ठीक है।
अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। श्रेणी क्रम में जुड़े संधित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, संयोजन का चित्र भी बनाइए। अथवा में है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विविध वाहक बलों की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन आपको रेखाचित्र और सूत्र स्थापन करके बताना है। तो आप कोई भी कर सकते हैं, मैंने पहला वाला किया है श्रेणी क्रम वाला, तो श्रेणी क्रम वाला देख लेते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का किया गया है। तो यहाँ पर हमने पहले तो लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा, उसके बाद में बताया हमने डायग्राम के थ्रू कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा। तो डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, इस टाइप का इसका डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, कैपेसिटर का सीरीज़ में। और इसके बाद में हम आते हैं इस संयोजन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, और इसके बाद में जो इसकी डेरिवेशन है जो हमें प्रूव करना है वो सूत्र निकाल देंगे। तो इस तरह से आपको पहले ये कर देना है, पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नीचे चलेंगे हम, तो यहाँ पर अब आपके जो है इसकी डेरिवेशन हम करेंगे। तो माना चित्र अनुसार जो है तीन सांधित्र हैं, तीन कैपेसिटर C1 C2 C3 हैं, और इन सभी को V1 V2 V3 विभवांतर है जो इस पे हैं। अब इनको हमें पता है V = Q/C होता है, क्योंकि चार्ज अपॉन तो कैपेसिटेंस 1 2 और 3 ले लेंगे, ठीक है, कैपेसिटर। और यहाँ पे कुल विभवांतर निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास ये Q, तो यहाँ पर Q कॉमन आ जाएगा, तो आराम से 1/C1 1/C2 1/C3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका यही परिणामी धारिता के लिए व्यंजक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि यह क्यों अमान्य हो गया, अथवा में नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में कोई चार अंतर। तो हमने चार अंतर वाला ही कर दिया, फटाफट करके इसको सॉल्व कर दिया आपके लिए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के चार अंतर की जगह हमने छः अंतर लिखे हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देख लीजिए, नाभिकीय विखंडन है, एक तरफ नाभिकीय संलयन है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। लॉजिक गेट्स किन्हें कहते हैं? एंड और गेट का जो है आपको बूलियन सूत्र और सत्य सारणी जो है आपको बतानी है। तो चलिए हम देखते हैं इसको। और ऑप्शन में है इसके अर्धतरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पे आपको करना है। तो आप चाहें तो ये कर सकते थे, हमने लॉजिक गेट वाला किया है। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, पहले हम इसको बता देंगे कि लॉजिक गेट को क्या कहते हैं। उसके बाद में लॉजिक गेट जो परिपथ में किस लिए यूज़ करते हैं उसके बारे में एक लाइन लिख सकते हैं। उसके बाद में एंड गेट के बारे में पूछा गया है। तो एंड गेट का जो बूलियन सूत्र होता है वो A/B = Y होता है। और जिसका जो डायग्राम है मैं नीचे आपको दिखाऊंगा, उसकी ट्रुथ टेबल जो है वो सत्यता वाली सारणी वो भी मैं आपको शो कर दूंगा। तो इस तरह का आपको जो है इसका डायग्राम बनाना है एंड गेट का। और इसके बाद में सत्यता सारणी जो है वो इस तरह की आपको लिखनी होगी। तो ये हो गया एंड गेट का ट्रुथ टेबल। अब उसके बाद में आते हैं हम और गेट में, जिसमें A+B = Y होता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देंगे। और गेट का चिन्ह जो है पूछा गया है क्वेश्चन में, जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो हमें ज़रूर लिखनी होती है ताकि हमारे नंबर ना कटें। यहाँ पे और गेट का जो है चिन्ह बना देंगे। और गेट की सत्यता की सारणी जो है ट्रुथ टेबल जो है इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आगे आता है 16वां क्वेश्चन। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। और ऑप्शन में है, एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन से जो है घूमना प्रारंभ करती है, जिस कितने समय बाद या पश्चात उसका वेग 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है आपको निकालनी है, ट्रेवल्ड डिस्टेंस आपको निकालना है। तो मैंने करा है ऊपर वाला क्वेश्चन समांतर अक्षों की प्रमेय वाला, ठीक है। ये क्या है, इजी भी है और आसानी से आप कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो आपको लिख देना है समांतर अक्षों की प्रमेय जो है, और उसका जो फॉर्मूला जो होता है I = मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकालते हैं ICM I + ma² होता है, ठीक है। जहाँ पर पिंड की क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम बताते हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम उत्पत्ति कैसे करेंगे उसका डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह का ये इसका डायग्राम बनेगा पैरेलल के लिए,
ठीक है। ये डायग्राम बिल्कुल एज इट इज़ बनेगा, आप चाहे पेंसिल से बनाएं, पेन से बनाएं, इसी टाइप का एक डायग्राम बना लेंगे। और भी आप दूसरे तरह का भी बना सकते हैं, बट ये इजी है, इसमें कोई ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद में सीधा सीधा इसको हमें प्रूव कर देना है। तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी जो है, व्याख्या बतानी है कि कौन सी रेखा क्या है और क्या क्या डिस्टेंस कहाँ पे कवर हो रही हैं, उनको सभी को समझाने के बाद में हम नीचे जो है इसको स्थापित कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, बस केवल लिखना है और डायरेक्ट हमें उसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर जो है इसका फाइनल सोल्यूशन हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ पर नीचे की तरफ चलते हैं। इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया गया है। तो आगे आ जाइए नीचे की तरफ, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगे। तो लास्ट में जो आपको इक्वेशन एक ब्रैकेट में दी गई है, वही इसकी फाइनल इक्वेशन है। ये वाली जो है I=ICM+MA², जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। 17वां क्वेश्चन है, एक लघु दंड चुंबक के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको बताना है, अथवा में प्रवृत्ति LCR परिपथ में निम्न की परिकल्पना करनी है। तो आपकी मर्जी, आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं। मैंने ऊपर वाला ही पार्ट किया है, एक लघु दंड चुंबक के कारण वाला। ठीक है, तो चलो मान लिया हमने कि कोई चुंबक है जिसका NS दंड चुंबक है। ठीक है, और उसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। डायग्राम बनाते समय बहुत सावधानी रखनी होती है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में। ये तीन सब्जेक्ट कोर हैं, आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मैथ है जो हर जगह यूज़ होता है, भले ही मैथ में केमिस्ट्री ना आए, मैथ में फिजिक्स ना आए, लेकिन मैथ फिजिक्स में भी आएगा और मैथ केमिस्ट्री में भी आएगा। वैसे मैथ हर जगह पे आता है। तो यहाँ पर आपका ये तीव्रता का चित्र बनाने के बाद में आप जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझा देंगे, और समझाने के बाद में इसकी दो इक्वेशंस बनेगी B1 के हिसाब से, और कौन सी दिशा में है ये दिशा आपको ज़रूर लिखनी है। इक्वेशन दोनों बनाने के बाद में हम नीचे आएंगे, तो दूसरे इक्वेशन के बाद में एक इक्वेशन हम जो तीसरा जो है उसको सॉल्व करने के बाद में ले लेंगे। यहाँ पर PS दिशा में जो है B2 आ जाएगा, और इसके बाद में आपका लास्ट जो हम इसको सॉल्व कर देंगे। छोटे छोटे थोड़े से आप देखेंगे स्टेप है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन जो है आपको पुटअप करनी होगी। इसी के बाद में जो आपका आंसर निकलेगा, इसी इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अब उसका जो आंसर आ जाएगा μ0/4π/2m/dq को हम x से रिप्लेस कर देंगे या d से रिप्लेस कर देंगे, आपकी मर्जी है। जिससे भी आपने वो डिस्टेंस ले रखी है उससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 2m/dq। ठीक है, तो यही आपका जो है चुंबकीय का जो है क्षेत्र है। ठीक है, अब ऑप्शनल B पार्ट आ गया आपका। इसमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को हमने सॉल्व किया है। इसमें 18वां क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम में सबसे कम तथा सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों के नाम लिखने हैं। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है और बैंगनी की तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी होती है। या फिर अगर आप उस भाषा में नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, रेडियो तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है और गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो दोनों में से जो आप ऑप्शन लिखना चाहेंगे दोनों आंसर राइट हैं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रकाशिक तंतु का वर्णन आपको करना है, एक तो सिद्धांत बताना है। ठीक है, एक प्रमुख भाग और कोई दो उपाय। तो प्रकाशिक तंतु ये रहा आपका प्रकाशिक तंतु के बारे में हमने बता दिया क्या होता है। पहला पार्ट हमने प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत जो है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे। दूसरा पूछा है उसके प्रमुख भाग कौन से होते हैं, कोर, क्लैडिंग और सुरक्षात्मक जो जैकेट है, प्रोटेक्टिव जैकेट, वो होता है। इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरह से बना सकते हैं, और तीनों जो पार्ट हमने बताए हैं उसके बारे में एक एक लाइन भी लिख देंगे तो बहुत ही आसानी से आप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला पार्ट होता है कोर। ये ज़रूरी नहीं है आप म्यू की वैल्यू दें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोर हो गया, क्लैडिंग हो गया और सुरक्षात्मक जो है जैकेट हो गया, बस। उसके बाद में इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक एक लाइन आपको लिख देना है ताकि एग्जामिनर समझे कि आपने अच्छा किया है। और उसके बाद में थर्ड जो पूछा है प्रकाशिक तंतु के उपयोग। ठीक है, तो उपयोग जो है कट गया है ये, तो आप इसको देख लेना। और यहाँ पर जो है इसके उपयोग लिखे गए हैं। तो 2 उपयोग पूछे थे, हमने 4 उपयोग लिख दिए हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है 19वें के बाद में, ये आपका 19वां नंबर क्वेश्चन था। जैसा कि आपको मैंने 18, 19, 20 सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। तो इस तरह से आपका 20वां नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जिसमें आपका संचार व्यवस्था के विभिन्न तत्व कौन से हैं, कौन कौन से हैं, और ब्लॉक आरेख बताकर हमें बनाना है। तो संचार व्यवस्था के अवयव जो हैं हमें बताना है। तो 3 अवयव मुख्य होते हैं, जिसमें प्रेषित यानी ट्रांसमीटर होता है सबसे पहला इम्पोर्टेंट। उसके बाद में हम जब जाते हैं दूसरी तरफ, तो ये प्रेषित को आप वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, आराम से देख लेना। इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह का आपको बनाना होगा, तो आपका डायग्राम जो है सही हो जाएगा। ये है प्रेषित आपका जो
और उसके बाद में प्रेषित आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पूरे मॉड्यूल को प्रेषित करते हैं। अभिग्राही एंटीना जो है ये है, ठीक है, इस तरह से, और ये आपका अभिग्राही हो गया। तो चलिए अब देखते हैं आगे। संचार चैनल, ट्रांसमिशन चैनल जो है इसका दूसरा पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और तीसरा है अभिग्राही जो अभी मैंने बताया आपको, रिसीवर। तो ये आपका जो है फुल सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये 20वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। और 20वें क्वेश्चन के बाद में आपका विकल्प नंबर 2 स्टार्ट होता है, जिसमें आप या तो वो कर सकते थे या ये कर सकते थे, तो मैंने वो वाला कर दिया। 18वां नंबर, 19वां नंबर और 20वां नंबर इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सोडियम थायोसल्फेट के घोल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? फिल्म की संसाधन प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका है, ये आपको बतानी है। 19वां फोटोग्राफी के कोई 3 उपयोग आपको लिखने हैं। और 20वां है वीडियो डिस्क के कोई 4 लाभ, और वीडियो डिस्क के दोषों को भी आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन पेपर था आपका कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। आप अपने पूरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और आपको वीडियो अगर सही लगता है, कामकाजी लगता है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए बने रहें इसी चैनल पे, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको। सारे के सारे लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं।